भारत में उच्च शिक्षा के बृहद तंत्र को निर्देशित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कुछ संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। आज के इस सत्र में हम केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, केब जिसे कहते हैं, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसे UGC कहते हैं, इनके कार्य प्रणाली पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम अपनी बात केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से प्रारंभ करते हैं। यदि आप इतिहास को देखें तो ये भारत में उच्च शिक्षा के नियंत्रण और इसके मार्गदर्शन का बहुत पुराना बोर्ड है। इसका विचार सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो 1917 में बना और 1919 में जिसकी रिपोर्ट आई उसमें रखा गया। फिर भारत सरकार ने शिक्षा का अधिनियम 1919 बनाया, जिसमें शिक्षा को मुख्य रूप से प्रांतीय और एक स्थानांतरित विषय बनाया गया और केंद्र सरकार के नियंत्रण को न्यूनतम करने की बात कही गई। इसी सिफारिश को कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिश के आधार पर अनिवार्यता प्रदान करते हुए भारत सरकार ने तत्कालीन शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 1920 में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। ये भारत सरकार ब्रिटिश भारत की सरकार थी। फिर 1923 में सरकार को लगा कि अर्थव्यवस्था पर बहुत जोर पड़ रहा है, तो अर्थव्यवस्था कमजोर होने का हवाला देकर इसको भंग भी कर दिया गया। उसके बाद हर्टॉग कमेटी आई। 1928 में हर्टॉग कमेटी ने जब इसका विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि भारत सरकार ने शिक्षा से जो अपने हाथ खींच लिए हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत सरकार और शिक्षा के बीच का तलाक है जो नहीं होना चाहिए। और उसने सुझाव दिया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को पुनर्जीवित किया जाए। उसके बाद 1935 में इसे पुनर्जीवित किया गया। तब से समय समय पर इसका पुनर्गठन भले होता रहा हो, लेकिन ये निरंतर काम कर रहा है। तो इसका पहला गठन भारत सरकार ने 8 अगस्त 1935 में किया, जो ब्रिटिश भारत की सरकार थी। उसके बाद ये निरंतर चलता रहा। इसके पुनर्गठन के लिए 19 अक्टूबर 1990 में पुनः प्रयास किए गए। जो वर्तमान में इसकी अधोसंरचना है, जो संगठन है, उसमें इसका अध्यक्ष भारत का शिक्षा मंत्री होता है और उपाध्यक्ष शिक्षा राज्य मंत्री होते हैं। साथ ही इसमें 7 केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग का शिक्षा संबंधी सदस्य इसका अंग होता है। पहले ये योजना आयोग का सदस्य होता था। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक राज्य का एक एक प्रतिनिधि न्यूनतम होता है, जो आमतौर पर वहां का शिक्षा का प्रभारी मंत्री होता है। लोकसभा से 4 और राज्यसभा से 2, कुल 6 संसद के प्रतिनिधि होते हैं, जो केंद्रीय मंत्रियों, शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री से इतर होते हैं। साथ ही यहाँ 15 सदस्य पदेन सदस्य हैं, अर्थात कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके मुखिया इसके स्वतः सदस्य हो जाते हैं, जैसे UGC है, मेडिकल काउंसिल है, AICT है, ICAR है, NCERT है, NII, NEP, नीपा है, CBSE है, NLM है, ICHR है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। कुल 15 संस्थाओं के मुखिया इसके पदेन सदस्य होते हैं। साथ ही इसमें 31 विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखने वाले मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनका मनोनयन केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव इसका सदस्य सचिव होता है, जिसके ऊपर इस बोर्ड के संचालन की पूरी जिम्मेदारी होती है। ये करता क्या है? एक तरह से ये राजनीतिक और गैर राजनीतिक शैक्षिक लोगों का बड़ा समूह है। भारत एक बड़ा देश है। देश में विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं। राजनीतिक विविधता भी है, क्षेत्रीय विविधता भी है, भाषागत विविधता भी है। तो जब देश में शिक्षा की बात हो, शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हो, तो सब मिलकर समीक्षा करें। यह इसका पहला कार्य है, समय समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना। साथ ही जब शिक्षा नीतियां आती हैं
तो केंद्र और राज्य सरकारें और अन्य सभी संबंधित एजेंसियां इन नीतियों को लागू करें। कैसे लागू किया जाएगा, क्या समय सीमा होगी, इस पर चर्चा करके उचित सलाह प्रदान करता है। ये शैक्षिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र के क्षेत्र प्रशासनों, गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के संबंध में सलाह देता है। कई बार कोई ऐसा शैक्षिक प्रश्न उठा हो जिस पर देश भर में चर्चा हो रही हो, तो ऐसे विषय को यह स्वप्रेरणा से या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की सलाह पर उठा सकता है, उस पर चर्चा कर सकता है, उस पर समितियां बना सकता है, उस पर निर्णय ले सकता है। देखा जाए तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पूर्व विद्यालयी शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, सामान्य विद्यालयी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता जैसे विभिन्न आयामों पर अपनी राय देता है। विद्यालयी पाठ्यक्रम में संस्कृति का एकीकरण कैसे हो, सरकारी व्यवस्था के बाहर के जो विद्यालय हैं वहाँ पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों और समानांतर पाठ्यपुस्तकों पर एक नियंत्रण रहे, उच्च और तकनीकी शिक्षा का वित्त पोषण कैसे हो, शैक्षिक नीतियों का, शैक्षिक अधिनियमों का कार्यान्वयन कैसे हो, इस सब पर यह बोर्ड अपनी राय देता है। इसके बाद दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। आइए इस पर भी हम ऐतिहासिक दृष्टिपात करें। ब्रिटिश सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति 1919 में स्थापित की, क्योंकि उस समय की जो संयुक्त राज्य सरकार थी वह विश्वविद्यालयों में वित्तीय असंतुलन को लेकर बहुत चिंतित थी। और इस समिति का काम यह था कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी जांच पड़ताल करे, संसद जो अनुदान सुनिश्चित करती है उस पर मंत्रणा करे, और इसको एक स्थायी समिति के रूप में प्रारंभ किया गया। 1925 में अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना हुई, जिसे अब हम भारतीय विश्वविद्यालय संघ कहते हैं, और 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट की अनुशंसा पर फिर से विश्वविद्यालय अनुदान समिति का पुनर्गठन 1945 में किया गया। स्वतंत्रता के बाद जो भारत में पहला आयोग बना, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, जो 1948-49 में आया, 49 में उसकी रिपोर्ट आई और उन्होंने ये सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तर्ज पर प्रतिमान पर आधारित एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्यों को लेकर के नियुक्त किया जाना चाहिए। 1952 में इन सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों व अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में जो भी सार्वजनिक निधि से सहायता प्रदान की जानी है, जो भी सहायता अनुदान का आवंटन होना है, उन सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जा सकता है। और इसलिए 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन किया गया। यद्यपि यह एक वैधानिक निकाय नवंबर 1956 में बना, जब संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया। यदि आप इसके संगठनात्मक स्वरूप को देखें तो सरकार और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच की एक कड़ी के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग काम करता है, जिसके सदस्य राजनीतिक संबद्धता के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान और शैक्षणिक संस्थानों की अपनी उपलब्धि के आधार पर चुने जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कुल 9 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 भारत के विश्वविद्यालयों के कुलपति, 4 प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा मर्मज्ञ और 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं। यदि हम इसके कार्यों को देखें तो एक लंबी सूची है। विश्वविद्यालयों से उनकी परीक्षा, पाठ्यक्रमों, शोध कार्यों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना, उनका एकीकरण करना, केंद्र सरकार और विश्वविद्यालयों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। भारतीय विश्वविद्यालयों में न्यूनतम स्तर की शिक्षा सुनिश्चित रहे, इसलिए उनमें शिक्षा के स्तर में समन्वय करना, और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए समय समय पर जो भी सलाह देनी है उसके लिए केंद्र सरकार की एक सलाहकार एजेंसी के रूप में काम करना, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करके शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विश्वविद्यालयों को परामर्श देता है, अपने कोष में से दिए जाने वाले धन का वितरण करता है, इस संबंध में नीति का निर्धारण करता है, शिक्षा के विस्तार और विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों को यह संपन्न करता है, विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं की जांच करता है और केंद्र सरकार उनको सहायता अनुदान में दिए जाने वाले धन के संबंध में सुझाव मांगती है। विश्वविद्यालयों के लिए जो भी जानकारियां, सूचनाएं एकत्र हैं उनको भारत से और विदेशों से एकत्र करके सभी विश्वविद्यालयों तक भेजना, विश्वविद्यालयों में विभिन्न सेवाओं के लिए जो उपाधियां प्रदान की गई हैं उनको केंद्र सरकार और सरकार से सम्मति प्रदान कराना, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना कराना, पुराने विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करना, इस पर अपने मत व्यक्त करना, ये सब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 में इसके कुछ दायित्व बताए गए हैं। विश्वविद्यालयों में शैक्षिक स्तर का निर्धारण और उन्हें बनाए रखने का सुझाव देना, विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन के संबंध में
विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थाओं से परामर्श लेना व आवश्यक कदम उठाना, वहाँ परीक्षा और अनुसंधान कार्यों का स्तर ऊंचा उठाना, उनमें समन्वय की समुचित व्यवस्था करना, विश्वविद्यालयों में परस्पर समन्वय और सहयोग बढ़े इसके लिए समुचित उपाय करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे विश्वविद्यालयों को उनकी सभी साधारण और कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिए वह धनराशि प्रदान करता है। प्रांत और केंद्र सरकारों को विश्वविद्यालयों को धन उपलब्ध कराने के संबंध में सुझाव देता है, इनके विकास के लिए धन उपलब्ध कराता है और विद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं की जानकारी पूछताछ करता है। वह इनके शैक्षिक विकास के लिए सुझाव देता है, उपाय सुझाता है। दुनिया के कई देशों में विश्वविद्यालयों की शिक्षा के संबंध में उपयोगी जानकारी एकत्र करता है, विश्वविद्यालयों के साथ उनका आदान प्रदान करता है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है और नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में सलाह मांगे जाने पर प्रदेश व केंद्र सरकार को सहायता देता है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसी समितियों का गठन करता है जो इस बात का अध्ययन करें कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का वर्तमान स्तर है क्या। कई बार शोध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कई विश्वविद्यालयों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाते हैं जो स्नातकोत्तर स्तर पर शोध कार्यों को देख रहे हों। शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर शोध कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ विशिष्ट शोध पीठें स्थापित की जाती हैं। शोध कार्य की गुणवत्ता को उन्नयन करने के लिए, उसमें गुणात्मक रूप से विकास के लिए जो कुछ हो सकता है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम है और वह करता है। कई विश्वविद्यालयों के विभागों को तो उसने उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए विशिष्ट मान्यताएं प्रदान कर सकती हैं। साथ ही शिक्षकों को शिक्षा की नवीन विधियों से परिचित कराया जाए। इस प्रकार गर्मियों में इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर या अवकाश के समय में इस प्रकार के सेमिनार और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, जैसे हम कई बार समर स्कूल कहते हैं, इनका आयोजन करना, विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करना, इन सुविधाओं को शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराना, यह भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न आयामों पर पुनरावलोकन समितियां निर्धारित करता है। ये समितियां संगठित होकर विभिन्न विधियों से संबंधित आवश्यकताओं का अध्ययन करती हैं, वहाँ के शिक्षण और शोध कार्यों का विश्लेषण करती हैं और पाठ्यक्रमों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध कराती हैं। परीक्षा प्रणाली में क्या कमियां हैं, उनका पता लगाना, उनमें सुधार के लिए सलाह देना, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा, अंतिम परीक्षा, अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण, इस सब में मदद करना, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य है। साथ ही कई बार कुछ क्षेत्रों या देशों की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन, जिन देशों से भारत के संबंध हैं या जिन क्षेत्रों में क्षेत्रीय विविधता है, उनके अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य है। शिक्षक कल्याण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षकों की नियुक्ति के नियम क्या होंगे, उनके वेतनमान क्या होंगे, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे आयोजित किए जाएंगे, इन सब सुझावों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देता है। शोधात्मक कार्यों को प्रोत्साहन के लिए यूजीसी विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों को और वहाँ के शिक्षकों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। शिक्षकों के आमंत्रण और आदान प्रदान की व्यवस्था करता है, न केवल देश में एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय, वरन देश और अन्य देशों के शिक्षकों के बीच भी आदान प्रदान की व्यवस्था होती है, जिससे कि इनकी विद्वता, योग्यता और अनुभव का लाभ सभी शिक्षक उठा सकें। अवकाश प्राप्त शिक्षकों की सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी शिक्षा के विकास की दृष्टि से उन्हें शोधवृत्ति प्रदान करना, यह यूजीसी का काम है। विभिन्न संस्थाओं में छात्रावास स्थापित करना, स्वास्थ्य संबंधी केंद्र स्थापित करना, अर्थात विद्यार्थी के कल्याण के विभिन्न कार्य करना, यह भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। योग्य विद्यार्थी शोधात्मक कार्यों में प्रोत्साहित हों, उसके लिए विभिन्न प्रकार की शोधवृत्तियां और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें, पूरे देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के संचालन में, खासतौर पर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर बेहतर हो, शिक्षकों के प्रशिक्षण का स्तर बेहतर हो, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो, उनकी सेवा शर्तों में सुधार हो, विश्वविद्यालयों में अच्छा आधारभूत ढांचा विकसित हो, वहाँ परास्नातक और शोध कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण शोध हों, इन सब का निर्धारण और इन सब के लिए समन्वय, मदद और सहयोग, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड अर्थात केव एक सलाहकारी संस्था की भूमिका में है, वहीं यूजीसी एक संचालनकारी संस्था की भूमिका में है, और दोनों अपनी अपनी भूमिका बेहतर ढंग से जब निभाते हैं, तभी देश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना संभव होगा। आप सभी ने इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।